क्लास 9। आज हम पढ़ते हैं भाई अफ्रीका में चरवाहा जीवन। इससे पहले हमने भारत के अनेक भागों में चरवाहों के जीवन के बारे में पढ़ा। अंग्रेजी सरकार आ गई, उसके बाद इनके जीवन में क्या परिवर्तन आया इसके बारे में पढ़ा। और इन चरवाहों ने इन बदलावों का सामना कैसे किया, इस सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं अफ्रीका में चरवाहा जीवन। अफ्रीका में विश्व की आधी से अधिक चरवाहों की जनसंख्या रहती है। इम्पोर्टेंट लाइन है ये। अफ्रीका में जितने वर्ल्ड में चरवाहे हैं उनके आधे से अधिक चरवाहे अफ्रीका में निवास करते हैं। आज भी अफ्रीका में रोजी रोटी के लिए 2.25 करोड़ चरवाहे किसी न किसी तरह की गतिविधियों में लगे हुए हैं। इसमें जो जातियां हैं अफ्रीका में पाए जाने वाली चरवाहों की, उनमें से मासाई, बोरान, तुर्कना, बर्बेस, बेदुरियंस और सोमाली जैसे प्रसिद्ध समुदाय शामिल हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है भी, अफ्रीका में पाए जाने वाली प्रमुख चरवाहा समुदाय के नाम बताइए। इनमें से अधिकतर रेगिस्तानों या शुष्क घास के मैदानों में रहते हैं। इन स्थानों पर वर्षा आधारित कृषि नहीं होती। जैसे हमारे यहाँ पर सारी जो एग्रीकल्चर है लगभग कृषि पर, बारिश पर डिपेंड करती है, और कुछ ने दूसरे संसाधन अपना लिए हैं, ट्यूबवेल है, लेकिन वहाँ पर अफ्रीका में वर्षा पर आधारित कृषि नहीं होती। इनमें से ज़्यादातर अब अर्धशुष्क घास के मैदानों या सूखे रेगिस्तानों में रहते हैं, जहाँ वर्षा आधारित खेती करना बहुत मुश्किल है। यहाँ के चरवाहे गाय, बैल, ऊँट, बकरी, भेड़ और गधे पालते हैं और दूध, मांस, पशुओं की खाल व ऊन आदि बेचते हैं। कुछ चरवाहे व्यापार और यातायात संबंधी काम भी करते हैं। कुछ चरवाहों के साथ यानी पशु चराने के साथ साथ वो चरवाहे खेती भी करते हैं। कुछ लोग चरवाही से होने वाली मामूली आय से गुजर बसर नहीं हो पाता तो कोई और धंधा भी करते हैं। अर्थात जब पशु चराने वाले काम से गुजारा नहीं हो पाता तो इसके अलावा वे कोई दूसरा काम भी उनको करना पड़ता है। हिंदुस्तान की तरह अफ्रीकी चरवाहों की ज़िंदगी में भी औपनिवेशिक और उत्तर औपनिवेशिक काल में गहरे बदलाव आए। यानी जैसे हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था, ये भी गुलाम था, और गुलामी के दौरान और गुलामी के बाद इनके जीवन में क्या परिवर्तन आए उसके बारे में पढ़ते हैं। आप जानते हैं कि अफ्रीका में बहुत सी समुदाय हैं जो पशु चराते हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ सारे जो समुदाय हैं उन सब का वर्णन करना इतना आसान नहीं है, लेंथी बन जाएगा। तो इसके लिए आपके चैप्टर के हिसाब से सिर्फ मासाई समुदाय को ही चुन लेते हैं। ये लोग पूर्वी अफ्रीका में रहते हैं। आपसे पूछा जाए कि मासाई अफ्रीका में कहाँ रहते हैं तो आप बताएंगे पूर्वी अफ्रीका में। ये इनमें से लगभग 1.5 लाख लोग तंजानिया में और लगभग 3 लाख लोग दक्षिणी कीनिया में रहते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि नए कानूनों और बंदिशों ने किस तरह न केवल उनकी ज़मीन उनसे छीन ली, बल्कि उनकी आवाजाही पर भी बहुत सारी पाबंदियाँ लगा दी। इन कानूनों के कारण सूखे के दिनों में उनकी ज़िंदगी गहरे तौर पर बदल गई और उनके सामाजिक संबंध भी एक नई शक्ल में ढल गए हैं। ये देखिए चित्र नंबर 12 में मासाई लैंड दिखा रखा है, जिसके पीछे किलिमांजरो पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। ये है भी, ये मासाई लैंड है। पीछे जो 2 पहाड़ दिखाई दे रहे हैं ये किलिमंजारो पहाड़ दिखाई दे रहे हैं।
बदलती परिस्थितियों के कारण मासाई मक्का, चावल, आलू, गोभी जैसे खाद्य पदार्थों पर निर्भर हो रहे थे, जो उनके इलाके में पैदा नहीं होते। परंपरागत रूप से वे इन चीज़ों को पसंद नहीं करते थे। मासाई मानते हैं कि फसल उगाने के लिए जमीन पर हल चलाना प्रकृति के विरुद्ध है। यदि आप जमीन पर खेती करते हैं तो वह जमीन पशु चराने के लायक नहीं रहती। यानी इनका ये मानना था कि जिस जमीन पर पशु चरते हैं उस जमीन पर खेती नहीं की जानी चाहिए। अगर वहाँ पर खेती करते हैं तो वो ज़मीन पशुओं के चराने के लिए लायक नहीं रहती। अब हम देखते हैं कि चरागाहों का क्या हुआ। मासाइयों की चरागाह का दिनों दिन सिमटना उनके लिए बड़ी समस्या बनती जा रही थी। मासाई लैंड का क्षेत्र औपनिवेशिक काल में उत्तरी कीनिया से लेकर तंजानिया के घास के मैदानों, उसको स्टेपिज बोलते हैं, तक फैला हुआ था। 19वीं सदी के आखिर में यूरोप की साम्राज्यवादी ताकतों ने अफ्रीका में कब्जे के लिए मारकाट शुरू कर दी। बहुत सारे इलाकों को छोटे छोटे उपनिवेशों में बदल कर रख दिया और अपने कब्जे में ले लिया। 1885 में ब्रिटिश कीनिया और जर्मन तांगनिका के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा खींचकर मासाई लैंड के 2 बराबर टुकड़े कर दिए गए। अर्थात 1885 में ब्रिटिश कीनिया और जर्मन तांगानिका के बीच एक इंटरनेशनल बाउंड्री खींच दी, जिससे मासाई लैंड के 2 टुकड़े कर दिए, बराबर 2 टुकड़े कर दिए। बाद के सालों में, यानी इसके बाद के सालों में सरकार ने गोरों को बसाने के लिए अच्छी जो चरागाहें थी, बेहतरीन चरागाहों को अपने कब्जे में ले लिया। मासाइयों को दक्षिणी कीनिया और उत्तरी तंजानिया के छोटे से इलाकों में समेट दिया। जो पशु चराने वाले थे उनको दक्षिणी कीनिया और उत्तरी तंजानिया के छोटे से इलाके में समेट दिया, वहीं पर इनका ठिकाना बना दिया। मासाइयों के पास जितनी भूमि औपनिवेशिक काल के समय थी उसका 60% भाग उनसे छीन लिया गया। यानी उनकी आधी से ज़्यादा ज़मीन जिस पर वो पशु चराते थे छीन ली गई। उनको ऐसे क्षेत्रों में कैद कर दिया गया जहाँ न ही हरे भरे चरागाह थे और न ही वहाँ अधिक बारिश होती थी। उनसे ज़मीन छीन लेने के बाद उनको ऐसे स्थान पर रोक दिया गया जहाँ न तो बारिश होती थी, न ही पशु चराने के लिए उपयुक्त स्थान थे। 19वीं सदी के अंतिम सालों में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार पूर्वी अफ्रीका में भी स्थानीय किसानों को अपनी खेती को क्षेत्रफल को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने के लिए प्रोत्साहित करने लगी। अर्थात यहाँ पर यह कहा गया है कि 19वीं शताब्दी के आखिरी सालों में जो अफ्रीका के चरवाहे पशु चराते थे, सरकार चाहती थी कि ये लोग खेती के क्षेत्रफल को बढ़ाएं, एक जगह रुककर खेती करें। इसके लिए इनको प्रोत्साहित किया जाने लगा। खेती का अधिक प्रसार होने से चरागाहें कृषि भूमि बदलने लगी। मासाई आर्थिक और राजनीतिक दोनों रूपों में अपने पड़ोसी किसानों पर भारी पड़ते थे। यह समीकरण औपनिवेशिक शासन के अंत तक बिल्कुल बदल चुका था। बहुत सारे चरागाहों को शिकारगाह बना दिया गया, यानी जो जहाँ पर पशु चराए जाते थे उनको शिकार के लिए निश्चित स्थान बना दिया गया। कीनिया में मासाई मारा और सांबुरू नेशनल पार्क और तंजानिया में सेरेनगेटी पार्क जैसे शिकारगाह इसी तरह के अस्तित्व में आए थे। यानी इनकी स्थापना तभी हुई थी, इससे पहले ये पशु चराने के स्थान थे। इन आरक्षित जंगलों में चरवाहों का अर्थात पशु चराने वालों का आना मना था। इन इलाकों में न तो वे शिकार कर सकते थे और न ही अपने जानवरों को हरा चारा दे सकते थे। ऐसे बहुत सारे आरक्षित जंगलों में अब मासाई अपने ढोर डंगर चराया करते थे, यानी अपने पशुओं को चराया करते थे। मिसाल के तौर पर सेरेनगेटी नेशनल पार्क, जो कि 14,760 वर्ग किलोमीटर से भी ज़्यादा क्षेत्रफल में फैला हुआ था, मासाइयों के चरागाहों पर कब्जा करके बनाया गया था। तो आप देख सकते हैं कि कितनी जो ज़मीन थी उनकी वो छीन करके और कहीं पर नेशनल पार्क बना दिए गए, कहीं पर शिकारगाह बना दी गई। जिन इलाकों में मासाइयों को धकेल दिया गया था उन छोटे से इलाकों पर दबाव बहुत बढ़ गया था, क्योंकि अच्छे चरागाह और जल संसाधन हाथ से निकल गए थे। लगातार एक छोटे से इलाके में चरागाहों का स्तर गिरने लगा
पशु चराने कम होने लगे, मवेशियों का पेट भरना एक समस्या बन गई थी और हरे चारे की समस्या हमेशा रहने लगी थी। इससे उनका जीवन पूरी तरह बदल गया था और उनके जीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।